हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। आज अब हम करने जा रहे हैं ईओआरओ का जो संडे को टेस्ट हुआ है। पहल अकेडमी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको पांच फुल टेस्ट करवाई जा रहे हैं। एक टेस्ट है वो संडे को हो गया है। आज हम इस जो पहला टेस्ट हुआ है उसका डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर जो लास्ट मई से लेके अब तक का जो ईओआरओ के लिए करंट अफेयर है उसका कंपाइलेशन कल तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कल या परसों हम क्या वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे उस पर फुल डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो ये सवाल, ये देखो फुल टेस्ट है अपना। और पहल अकेडमी का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, कल से नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आरएस के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आपका पहला क्या है, सबसे पहले सवाल आता है वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट और कल्चर से आता है। उससे आपके लगभग 20 या 25 सवाल आएंगे, तो वो देखते हैं इस टेस्ट में कौन से सवाल दिए हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहला सवाल क्या है, निम्न में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। यह सवाल ये पूछा है कि किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। ए आपका ऑप्शन गौरीशंकर ओझा, बी श्यामल दास, सी है दशरथ शर्मा और डी है दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दशरथ शर्मा। आपको सबको पता होगा कि कालीबंगा जो हड़प्पा कालीन एक स्थल था, वो स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। एक इतनी इंपॉर्टेंस दी दशरथ शर्मा जो इतिहासकार थे उन्होंने, तो इस हिसाब से कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अलावा तीसरी राजधानी थी वो इस सिंधु घाटी सभ्यता की थी। वो कौन सा स्थान था, तो वो थी अपनी कालीबंगा। क्लियर। अगला सवाल है चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 ईस्वी में हुई थी। किन किन के मध्य हुई। अब आपसे सवाल पूछा चंपानेर की संधि हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी। ए ऑप्शन है आपका राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच, बी आपका राणा कुंभा और सुल्तान कुतुब शाह के बीच, सी सुल्तान कुतुब शाह और मोहम्मद खिलजी के बीच, डी आपका इनमें से कोई नहीं। अब आपको ध्यान क्या देना है कि चंपानेर की संधि भी किसके बीच हुई। इसका राइट आंसर अगर बात करें हम तो ये है सी आपका, यानी सुल्तान कुतुब शाह और मोहम्मद खिलजी के बीच। सुल्तान जो कुंभा थे, मेवाड़ शासक थे, तो उनके खिलाफ ये जो शासक थे सुल्तान कुतुब शाह, जिनका संबंध था ये थे गुजरात के शासक, है ना। और जो ये मोहम्मद खिलजी थे इनका संबंध था मालवा से। तो इन दोनों ने मिलकर राणा कुंभा की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसको रोकने के लिए ये बोला कि हम बनाएंगे एक संधि की, जिसके तहत हम एक संघ बनाएंगे और दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। इस संधि के तहत उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण भी किया, परंतु फिर भी ये दोनों हार गए थे। तो इस संधि का संबंध आपको समझ में आया किससे है, सुल्तान कुतुब शाह और मोहम्मद खिलजी। क्लियर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा महाराजा गंगा सिंह के बारे में असत्य कथन है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि महाराजा गंगा सिंह कहाँ के शासक थे, बीकानेर से संबंध था इनका। ठीक है, अब हमको बताना है कि कौन सा गलत है। पेपर कोई भी हो उसको सवाल को आपको अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। आप ये ध्यान दो, एक सेकंड के लिए सोचो कि सवाल आपसे सत्य कथन पूछ रहा है या असत्य कथन पूछ रहा है। यहाँ सवाल पूछ रहा है असत्य कथन, यानी ए ऑप्शन बोला है कि वे चेंबर ऑफ प्रिंसेस के 1930 तक अध्यक्ष रहे। ओके। बी ऑप्शन आपका बोला है कि उन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लिया था। ठीक है भाई। तीसरा, उन्होंने पेरिस समझौते पर देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर करे। ओके। डी, अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था या प्रदान की थी। अब आपको गलत बताना है, तो इसमें यह कि उन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही। पेरिस समझौते पर देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और ब्रिटिश सरकार ने उनके जो काम था उनके लिए केसर हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया। स्टेटमेंट एक आपका गलत है। क्यों? क्योंकि चेंबर ऑफ प्रिंसेस की 1930 तक अध्यक्ष रहे। मामला यहाँ गड़बड़ हो गया, 30 तक नहीं, वो 1925 तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये चेंबर ऑफ प्रिंसेस है, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में और महाराजा गंगा सिंह थे वो 25 तक इसके अध्यक्ष रहे थे, 30 तक नहीं। तो यहाँ क्या पूछा है कि कौन सा कथन आपका असत्य कथन है, तो हो गया कि नहीं, आपका स्टेटमेंट एक है वो गलत हो गया।
अगला सवाल क्या है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहाँ ध्यान देना है, मेवाड़ का नहीं पूछ रहा, आमेर का नहीं पूछ रहा, यहाँ सवाल पूछ रहा है आपको कि मारवाड़ का पहला शासक कौन सा था जिसने मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ए ऑप्शन आपका राव मालदेव, बी ऑप्शन राव गजत सिंह, सी मोटा राजा उदय सिंह, डी महाराजा जसवंत सिंह। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सी, यानी मोटा राजा उदय सिंह थे। उन्होंने अपनी बेटी थी जिसका नाम मानबाई था, जो इतिहास में आगे जाके जोधाबाई के नाम से फेमस हुई थी, उनका विवाह अकबर के बेटा जिनका नाम सलीम इतिहास में जो जहांगीर के नाम से फेमस हुए उनके साथ किया था। तो आप ध्यान रखना, ये थे मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के शासक जिसने मुगलों के साथ क्या किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, प्रथम शासक था। अगला सवाल है, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति में कहा गया है। सबसे पहले तो सवाल में सवाल है कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि है वो किसको है, राणा हमीर को है। अब किस प्रशस्ति में इसको कहा गया है, कुंभलगढ़, बी आपका राज प्रशस्ति, सी आपका प्रयाग और डी आपका आमेर प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो महाराणा कुंभा से संबंधित थी। उसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। अगला सवाल क्या है, 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने निम्न में से कहाँ अधिकार नहीं किया। इस पे फोकस कर रहा है, कहाँ क्या सवाल क्या पूछ रहा है कि राजस्थान 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एक सवाल उसमें से आता है, अगर आपको चाहिए कि 1857 की पूरी क्रांति या राजस्थान का इतिहास, आर्ट, कल्चर, इससे संबंधित अगर आपको वीडियोस देखनी है तो पहल अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैराथन क्लासेज आपको करवाई हुई है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप जो पहल अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सवाल ये मैंने बताया था वीडियो में कि 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने निम्न में कहाँ अधिकार नहीं किया था, ऐसी कौन सी जगह थी। तो धौलपुर ए, बी आपका भरतपुर, सी आपका बांसवाड़ा और डी आपका जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में क्रांतिकारियों ने कोई अधिकार नहीं किया था, वहां कोई 1857 की क्रांति है उसमें रोल नहीं था। अगला सवाल के, बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ए विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, श्री मन्ना पटेल या श्री गंगाराम धाकड़। ये बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था। बिजोलिया जो मेवाड़ था वह ठिकाने का वहाँ एक ठिकाना था। अब आपको ध्यान ये देना है कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था, तो वहाँ पर जो किसान थे उनमें जागृति लाने के लिए एक संस्था, उसकी स्थापना की गई, किसान पंच बोर्ड की। सवाल ये पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में हुई, तो इसका राइट आंसर होगा साधु सीताराम दास, और 1916 में इस संस्था की स्थापना की गई थी ताकि किसानों को जागृत किया जा सके, अपने अधिकारों के बारे में उनको बताया जा सके, और जो सामंती जागीरदार या उनके खिलाफ जो शोषण हो रहा था उनसे उनको मुक्ति दिलाई जा सके। अगला सवाल है, डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है। शेखावटी, मारवाड़, बूंदी या भरतपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन। ये मार्च 1947 में हुआ था। डाबड़ा है डीडवाना, नागौर का डीडवाना परगना, उसमें एक जगह है, वहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ जो किसान समिति है उनका संयुक्त अधिवेशन हो रहा था, तो उस पर गोलियां चल गई थी। इस वजह से कुछ किसान थे वो शहीद हो गए थे। तो ये डाबड़ा नामक जगह पे ये हत्याकांड, ये जो कांड था ये हुआ था, तो इसी वजह से ये डाबड़ा कांड के नाम से विख्यात है। और इनका संबंध अगर पूछ रहे कोई तो ये है मारवाड़ किसान आंदोलन, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। अब किसान हमने देख लिए, 57 की क्रांति हमने देख ली, एक पॉइंट से एक सवाल उठाएगी तो भी आपके सवाल बन जाएंगे। यहाँ पूछ रहा है एक ही आंदोलन, क्योंकि जनजातीय आंदोलन हम दे रखी है सिलेबस में। एक ही आंदोलन का संबंध या सूत्रपात या शुरुआत किसने की थी। विजय सिंह पथिक नहीं, ये तो किसान नेता थे। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरी या फिर गोपाल सिंह खरवा। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन क्या था कि मोतीलाल तेजावत ने क्या किया कि मातृकुंडिया नामक स्थान से चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है वहाँ पर क्या किया, एक ही आंदोलन, यानी जो किसान थे चाहे वो जनजातियों से संबंधित थे या जो और लोग थे, उन पर इतना ज़्यादा सामंती शोषण हो रहा था, लगान बहुत ज़्यादा था, तो उनको ये बोला कि आप सब लोग क्या करो, एक हो, चाहे ग्रासिया है, भील है या कोई और है, सब लोग आप करो एकता दिखाओ
और मिलजुल कर आंदोलन करो। तो वो आंदोलन क्या कहलाया? एक ही आंदोलन कहलाया। मोतीलाल तेजावत है वो उनके नेता थे। ये था अपना एक ही आंदोलन। अगला सवाल है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री निम्न में किसे बनाया गया है? ये सवाल ध्यान देने लायक है। आपसे आरपीएससी भी इस पैटर्न के सवाल कई बार पूछती है, छोटी सी ऐसी मिस्टेक दिखती है, आप ये सोचते हैं कि इस सवाल को किस हिसाब से सही किया जाए। वहाँ आपको अपने दिमाग को रखना है शांत और आराम से जो भी सवाल दिया वो उसको पढ़कर उसका आंसर करना है। यहाँ क्या दे रखा है देखो, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री निम्न में किसे बनाया गया था? अब आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ, ठीक है, उसका नाम क्या था? प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। वो कब हुआ? 18 मार्च 1948। कब? 18 मार्च 1948 को हुआ। अब आपको याद है कि दूसरा चरण हुआ था, वो वही हुआ था मेरे को 25 मार्च 1948 को हुआ था, और उसका नाम तो था पूर्वी राजस्थान, जिसको बोलते हैं, है ना, उसका नाम था पूर्वी राजस्थान। अब सवाल ये है कि तीसरा चरण था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948, और इसका नाम था संयुक्त राजस्थान, ठीक है, जिसमें उदयपुर मिलाया था, संयुक्त राजस्थान। अब सवाल ये पूछ रहा है कि एक तरफ संयुक्त राजस्थान दे रखा है, एक तरफ आपको 25 मार्च 1948 दे रखा है, तो इसका किस तरीके से सोल्यूशन करें? अब बात ये है कि 25 मार्च तक गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो किसे बनाया गया था? तो 25 मार्च दे रखा है, तो यहाँ देखो कि संयुक्त राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था उसका तो कहीं नाम भी नहीं है, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोकुल लाला सावा, यानी सेकेंड चरण जो पूर्वी राजस्थान का उसका मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ बात चल रही है। क्लियर? अगला सवाल है निम्न में कौन सा राज्य का एकमात्र प्रजामंडल था जिसकी स्थापना प्रदेश से बाहर हुई थी? प्रदेश से बाहर का मतलब जिसकी स्थापना राजस्थान राज्य से बाहर हुई थी। प्रजामंडल का मकसद यही था कि जो भी नागरिक अधिकार है, राइट्स है, जनता को छोटे छोटे समूह में हम सब लोग प्रजा का मंडल बनाए, यानी जनता को साथ में लेके इस तरीके की समितियां वो गठित की जाए ताकि लोगों को जो भी ब्रिटिश अत्याचार हैं या जो भी देसी रियासतें हैं उनके खिलाफ एकजुट किया जा सके। तो इस वजह से पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पर प्रजामंडल है उनकी स्थापना हुई थी, पर एकमात्र प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान राज्य से बाहर हुई थी। कौन सा था वो? धौलपुर था, अलवर, सी आपका जैसलमेर, या डी आपका बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बीकानेर। वो इस वजह से कि जो बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे मघाराम वैद्य, उन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी पहले यहाँ पर बीकानेर में, पर यहाँ के जो देसी रियासतों के जो शासक थे बीकानेर के वो थे महाराजा गंगा सिंह, तो उन्होंने इसका दमन कर दिया था। फिर मघाराम वैद्य उनके साथियों ने क्या किया? बाहर जाकर, बाहर मतलब राजस्थान से बाहर जाकर कलकत्ता में इस बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की थी। तो इस वजह से इसको बोला जाता है कि एकमात्र प्रजामंडल था जिसकी स्थापना प्रदेश से बाहर हुई थी। तो कौन सी थी वो रियासत? अपनी बीकानेर थी। क्लियर? अब सवाल है अपने आर्ट कल्चर से संबंधित सवाल हम कुछ देख लेते हैं, है ना। अगला सवाल क्या है? गोगा नवमी कहा जाता है। कहा जाता है मतलब गोगा नवमी ऐसा कौन सा दिन है जिसको गोगा नवमी के रूप में हम मनाते हैं? गोगा हनुमानगढ़ के जो नौर कस्बा है वहाँ पर गोगा मेडी है, उस गोगा मेडी में गोगा नवमी के दिन क्या बढ़ता है? एक विशाल मेला बढ़ता है, वो पशु मेला भी होता है और साधारण मेला भी होता है। तो कौन सा दिन है वो? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी, या सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी, या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी, या सावन के कृष्ण पक्ष की नवमी। इसका राइट आंसर होगा लोक देवता गोगा जी हैं, उनको भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को जो मनाया जाता है वो होता है गोगा नवमी कहलाता है उनका याद में। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वो कौन सा है? भूमिज शैली, ए पाली जिले का सेवाड़ी का जैन मंदिर, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर, या डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। अब आपको ध्यान में देना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल पूछ रहा है कि भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर। सब मंदिर दे रखे आपके सबके सब कौन सी शैली में है? भूमिज शैली। भूमिज शैली की बात करें तो जो प्राचीन भारत था उसमें मंदिर स्थापत्य की जो शैली थी वो तीन तरीके की शैलियाँ होती थी। एक होती थी नागर शैली, एक होती थी द्राविड़ शैली, और एक होती थी आपकी बेसर शैली। यानी उत्तर भारत में जो मंदिर स्थापत्य की जो शैली थी उसको क्या बोलते थे हम? नागर शैली। दक्षिणी भारत में मंदिर स्थापत्य की जो शैली थी वो थी द्राविड़,
और जो मध्य भारत रह गया जिसमें नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों की जो मुख्य मुख्य जो भी विशेषताएं थी वो आ गई थी, वो क्या कौन सी कहलाई? बेसर शैली। अब ये जो भूमिज शैली है ये अपनी जो नागर शैली है ना उसी की एक उपशैली है, ठीक है, नागर शैली की उपशैली है। जैसे पंचायतन नहीं होती, पंचायतन शैली नागर शैली की उपशैली, जिसमें एक मंदिर होता है जो मुख्य होता है, उसके चारों कोनों पर 4 मंदिर बने होते हैं, उसी पैटर्न की शैली है वो है भूमिज शैली। और राजस्थान में इस शैली का यानी भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वो है पाली जिले का शेवाड़ी का जैन मंदिर। क्लियर? तो यही आपसे सवाल में पूछा है सबके सब भूमिज शैली के मंदिर, पर सवाल आपसे पूछ रहा है कि सबसे पुराना मंदिर है वो कौन सा है, तो आप बता देना। अगला सवाल है चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? मंदिर भी आपके मंदिर महल ये सब आपके सिलेबस में है। तो जो चित्तौड़गढ़ का है कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर भी बोल सकते हैं, वो किस देवता को समर्पित है ये सवाल है। तो सूर्य, शिव, विष्णु या भैरव। तो ये आपका राइट आंसर होगा विष्णु, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो कुंभ स्वामी मंदिर जिसका निर्माता भाणाकुंभा थे, एक तरीके का वैष्णव मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है। अगला सवाल है छितर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है जो महल है वो कौन सा है? किशोरी महल, ऑप्शन ए, बी सुख महल है, उमेद भवन पैलेस या सामोद महल। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि छितर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है वो है उमेद भवन पैलेस जो जोधपुर में स्थित है। महाराजा उमेद सिंह थे, उन्होंने इस उमेद भवन पैलेस है इसका निर्माण करवाया था, परंतु इसको छितर पैलेस के नाम से जानते हैं। इसकी वजह यह है कि छितर एक पत्थर होता है, इस पैलेस महल को बनाने में इस पत्थर का निर्माण बहुत संख्या में किया गया है, इस वजह से ये छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अगला सवाल क्या है अपना कोसवर्धन किले का प्राचीनतम नाम क्या है? अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोसवर्धन किला है कहाँ पर। ए बटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहाबाद का किला या शेरगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शेरगढ़ का किला। कोसवर्धन किले को निर्माण करवाया था जो जोधपुर के शासक मालदेव थे, उन्होंने इनका निर्माण करवाया, परंतु कालांतर में क्या हुआ कि शेरशाह सूरी आया, उन्होंने क्या किया इस किले को पुनर्निर्माण करवाया और उसका नाम क्या रख दिया? शेरगढ़ का किला। तो कोसवर्धन किले का प्राचीनतम नाम वो किले का नाम क्या होगा? वो होगा शेरगढ़ का किला। अगला सवाल है रामनाथ, तुलसीराम, स्वाईराम, लाडली दास ये चित्रकला के कुछ शैली से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार है। चित्रकला से संबंधित एक सवाल आपका पक्का आता है, उसमें या तो ये पूछ सकते हैं कि आपके जो स्कूल है राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती है ना, ढूंढाड़, इनसे संबंधित इनकी कौन कौन सी जो उपशैली है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ऐसी कौन सी विशेषता है चित्रकला की जो उससे दूसरी शैली है उससे अलग करती है, या फिर प्रमुख जो चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो रामनाथ, तुलसीराम, स्वाईराम, लाडली दास है इनका संबंध चित्रकला की किस शैली से? तो आप अलवर, नाथद्वारा, जोधपुर या किशनगढ़। इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़। क्लियर? अगला है लोकवाद्य यंत्र जिसका नाम है बपंग, राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? लोकवाद्य। तो आपको बताना है बपंग का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ या शेखावटी में या मारवाड़ या मेवात। तो बपंग है वो मेवात क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्यतः इसका वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बपंग एक तत्वाद्य होता है। आपको पता होना चाहिए वाद्य यंत्र कितने तरीके के होते हैं, सुशीर, अवनद, तत्वाद्य, घन वाद्य, सबके अलग अलग नाम आपको विशेषता पता होनी चाहिए कि किस चीज़ से ये बनाए जाते हैं, इस वजह से इनका नामकरण ये किया गया। जैसे बपंग क्या है? एक तत्वाद्य यानी तार से इसका निर्माण किया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ हमें इस चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है। आधे सवाल अपने गलत होती हैं, गलत होने की वजह ये नहीं होती कि पेपर टफ था या पेपर इजी था। सवाल गलत होती है, वो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो खाली जाएगी आपकी प्रैक्टिस से। जितना भी ऑब्जेक्टिव कोई भी पेपर हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपना माइंड सेट उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, हम सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाएगा। आधा पेपर आपका सही होता है तरीके से। पेपर इजी या टफ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जिस चीज़ को टिक करे वो सही है कि नहीं। अब राई नृत्य में मैंने राई नृत्य दे दिया, मैं भी आपको कुछ आरपीसी कुछ और दे देगी। तरीका तो यही रहेगा ना, सेम टू सेम, बस उस नृत्य उसका नाम चेंज होगा, उसका चीज़ पैटर्न चेंज होगा, सवाल वही रहेगा।
तो राई नृत्य जसनाती से संबंधित है, भील से, गुर्जर से या माली से। तो इसका राइट आंसर होगा भील से। राई नृत्य, जिसको गौरी नृत्य भी कहते हैं, सावन भादो के मौके पर ये जो राई नृत्य है ये किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल, ख्याल आपको पता है बहुत तरीके की होती है ख्याल, है ना, उसके अलग अलग कलाकार होते हैं। यहाँ अपना सवाल क्या है कि ये जो अली बख्शी ख्याल है इसका संबंध किससे है? चिड़ावा क्षेत्र से है, करौली से है, अलवर से है या मेवाड़ से? तो इसका राइट आंसर होगा अली बख्शी ख्याल का संबंध है ये अलवर से है। ये सेम सवाल आपका आया हुआ है RS प्रीलिम्स 2021 में। आप पीछे के पेपर देखना, पैटर्न यही रहता है सवालों का, गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान इस चीज पे देना है हमको। ठीक है। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले जो संत थे वो कौन थे? निम्बारक थे, नानक देव, दादू दयाल या सूरदास? तो इसका राइट आंसर होगा कि दादू दयाल जी थे जो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाया था पूरी तरीके से। अब आपको संत धन्ना थे जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन है उसको लेकर आए थे, है ना। उत्तर भारत में जैसे रामानंद, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की लहर लेने वाले कौन थे? संत रामानंद थे। उसी तरीके से पूरे भक्ति आंदोलन को पूरे राजस्थान में फैलाने का श्रेय किसको जाता है? दादू जी को जाता है। दादू दयाल जी, जिनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, यानी एक तरीके के निर्गुण संत थे कबीर। निर्गुण का मतलब कि भगवान के रूप, इन चीजों में भरोसा नहीं करते थे, है ना। वो ये बोलते थे भगवान हर जगह है, पाखंड, आडंबर, इन सब से दूर रहने वाले थे। तो ये निर्गुण संत थे जिन्होंने पूरी जनता को इस चीज के बारे में बताया था और भक्ति आंदोलन को पूरे राजस्थान में फैला दिया था। अगला सवाल है, चुंप नामक एक आभूषण है, आभूषण, वेशभूषा ये सब भी है। तो मैंने आपको चुंप दे दिया, हो सकता है RPSC आपको कुछ और दे दे। तो आपको ध्यान रखना, चुंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहनते हैं, दांत में, उंगली में या नाक में, है ना। पहनने की जगह बहुत सारे आभूषण है राजस्थान में पहने जाते हैं, कोई नाक, कान, कोई माथे पे पहनता है, गले में पहनता है ना। तो आपको हर जगह पता होनी चाहिए कि कोई भी आभूषण है उसके पहनने की जगह कौन सी है। तो चुंप आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। क्लियर। अब ये थे अपनी राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर से संबंधित सवाल। अब हम देखते हैं मेरा करवाने का जो है वो मैं करंट अफेयर आपको और कवर करवाऊंगी। तो अब देखते हैं आगे करंट अफेयर के कौन से सवाल हैं। नंबर 6, ये राजस्थान पॉलिटी हिस्ट्री से संबंधित सवाल है। ये रहे अपने करंट अफेयर से संबंधित सवाल, यहां से चल रहे। ठीक है, ये करते हैं अपना पहला करंट अफेयर का सवाल जो 66 नंबर सवाल है वो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने विश्व खिताब निम्न में किस देश को हराकर जीता है? अब ये तो सवाल में दे रखा है कि जो अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप हुआ था उसकी विजेता टीम रही थी, वो रही थी भारत। RPSC सवाल करती है उल्टा कि किसको हराकर जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, दक्षिण अफ्रीका को या न्यूजीलैंड को? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड को हरा करके। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा दैत चौक निम्न में से क्या है? दैत चौक था जो चर्चा में रहा था, तो ये क्या था? एक ए ऑप्शन आपका देश का पहला OTT न्यूज ग्रुप, या एक राजस्थानी फिल्म, सी आपका लोक देवता को समर्पित कोई संस्थान, डी आपका राज्य की कृषि मंडी। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ओ ये है क्या? इस वजह से चर्चा में था कि ये देश का पहला OTT न्यूज ग्रुप था और स्पेसिफिक इस वजह से इसका लॉन्चिंग हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में। इस वजह से दैत चौक है वो देश का पहला OTT न्यूज ग्रुप है। क्लियर। अगला सवाल है वो है अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है अपना राजस्थान। इस वजह से इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? अब कल वैसे तो करंट अफेयर की जो भी पीछे की क्लासेज है वो आप देखो,
है ना, जो सूजस से संबंधित जहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके आ सकते हैं वो सब बनाए हुए हैं। वो वीडियोस आपको पहल अकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ से देखो। इसके अलावा कल से रिवीजन करंट अफेयर क्लासेज रिवीजन चलेगा, ताकि लास्ट में से लेके अब तक का आपका पूरा करंट अफेयर है वो मैराथन के थ्रू रिवीजन करवाए जा सके। ये सवाल यही पूछ रहा है, मैंने बार बार बताया था उसमें कि साहित्य अकादमी देती है, पुरस्कार देती है। उसमें राजस्थानी भाषा के लिए जो दिया गया है 2022 का, वो किसे दिया गया है? बद्री नारायण, अनुराधा रॉय, कमल रंगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राजस्थानी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है वो है कमल रंगा। क्लियर? अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्न में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है हर साल, ताकि कोई भी उस चीज के बारे में जो पूरा वर्ड है उसमें अवेयरनेस लाया जा सके। तो किस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है? 2022, 2023, 2025 या 2030? तो इसका राइट आंसर होगा 2023 को। ठीक है, 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? हो गया है, सवाल आ सकता है। पहली बार हुआ था तो कहाँ पर हुआ था पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023? राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा या गुजरात? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। और उड़ीसा में भी स्पेसिफिक आपसे जगह भी पूछ सकते हैं कि उड़ीसा में भी कहाँ पर। मैंने सवाल उड़ीसा बनाया, हो सकता है वो आपको स्थान जगह का नाम दे दे। तो हुआ था राउरकेला में। और अगर ये सवाल आ जाए कि इस पुरुष जो हॉकी कप हुआ था वर्ल्ड कप हॉकी का, उसकी विजेता टीम निम्न में कौन सी रही? तो वो रही थी जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। डन। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएनएफसीसी का जो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 किस देश में आयोजित किया जाएगा? अब ध्यान देना, यहां मैंने बात की है कोप 28 की। हो सकता है आरपीसी आपसे पूछ ले कोप 27 के बारे में। तो कोप 27 कहाँ हुआ था वो भी आपको जो पहल अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत विस्तार से समझाया गया है। वो हुआ था मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख। ठीक है, मिस्र के शहर शर्म अल शेख में। पर ध्यान देना है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कौन सा नंबर थी? 27 थी। ये मीटिंग मैं बात कर रही हूँ 28 की, जो आगे आने वाले दिसंबर में होगी। उसका वो कहाँ पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा। संयुक्त अरब अमीरात में कोप 28 है, उसका आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 निम्न में किसे दिए जाने की घोषणा की है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब वो जो खेल दिवस आएगा अगस्त में, जब इसको देंगे, पर अभी घोषणा की गई है कि ये किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? मोहम्मद अली, अश्विन अंकुजी, धर्मवीर भारती या अंचत शरत कमल? तो इसका राइट आंसर है अचल शरत कमल है। वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 के लिए दिए जाने की उनकी घोषणा की गई है। अगला सवाल, हाल ही में किसे राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए एमएल लाठर, बी आपका है उमेश मिश्रा, सी आपका है बीएल सोनी, डी आपका जोश मोहन? इसका राइट आंसर होगा उमेश मिश्रा, जो एमएल लाठर की जगह आई है। तो इस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक है जो अभी हाल फिलहाल में वो कौन है? उमेश मिश्रा साहब है। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के तहत सबसे ज्यादा निवेश निम्न में किस क्षेत्र में हुआ? अक्टूबर में हुई थी, इन्वेस्ट समिट हुई थी, जयपुर में उसका आयोजन हुआ था। मैंने आपको पूरा करंट अफेयर की क्लास है उसमें बताया था। अब ये पूछ रहे हैं कि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए, पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिस क्षेत्र में राजस्थान को मिला वो कौन सा था? चिकित्सा, सौर ऊर्जा, माइंस एंड मिनरल्स या टूरिज्म? इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। इस वजह से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आया है वो इस सौर ऊर्जा क्षेत्र में आया है, क्योंकि सोलर एनर्जी में राजस्थान हब बनता जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में निम्न में किसी राजस्थान रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ध्यान देना दोस्तों, सवाल पक्का आएगा, क्योंकि जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने एक जो अवार्ड था वो चलाया था, उसका नाम था राजस्थान रत्न। 2012 से दिए जाने की इसकी शुरुआत हुई, परंतु कंटिन्यू उसको नहीं दिया जा सका। अब की बार फिर से इसको दिए जाने की घोषणा की गई है। किनको? यह सवाल में पूछा है कि किसको सम्मानित करने की घोषणा है? दलवीर भंडारी, आर.एम. लोढ़ा साहब, एल.एन. मित्तल, अनिल अग्रवाल, श्री सीनकॉफ निजाम या श्री केसी मालू? तो निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 या फिर 2, 4 या 5 या फिर 4, 5 या 6 या उपयुक्त सभी?
तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। मैंने सवाल इस तरीके से पैटर्न किया है ताकि आपको सब याद हो जाए कि ये राजस्थान रत्न से सम्मानित हस्तियां हैं, इनकी घोषणा की गई है। अब आपको क्या काम करना है कि पीछे करंट अफेयर की जो क्लास करवाई गई है उसमें ध्यान ये रखना है, ये देखना है कि इन सबका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। हो सकता है सवाल ये भी आ जाए कि श्री सीनकोफ निजाम जिनको हाल ही में राजस्थान रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो आप पीछे की करंट अफेयर की क्लास देखिए, अभी रिवीजन क्लास भी आपके लिए चलेगी, वो कंटिन्यू आप देखते जाइए, उसमें विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि इन सब का संबंध है वो किस क्षेत्र से है। ठीक है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर जो पावर प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है। इंटरेस्टिंग सवाल है, आने वाला है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा विंड और सोलर प्लांट है, मिक्स्ड है, तो कहाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ पर, जैसलमेर में। जैसलमेर में ये विंड सोलर पावर प्लांट है, ये स्थापित किया जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड साल देखो दोस्तों 21-22 सीनियर वर्ग में किसे दिए जाने की घोषणा की है। पहले सवाल देख लेते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। ए अनिरुद्ध सिंह, रोहन राजभर, अनिकेत चौधरी या रोहित सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा अनिकेत चौधरी। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ मैंने सवाल क्या बनाया है, 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड, आगे मैंने दिख भी दिया 21-22 का किसे दिए जाने की घोषणा की गई, वो भी सीनियर वर्ग में, तो अनिकेत चौधरी को। हो सकता है आरपीएससी इस तरीके से पेपर सेट किया हो कि जब तक इसकी घोषणा ही ना हो और 28वें पूछ ले आपसे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है सवाल करते टाइम, अटेम्प्ट करते समय कि कौन सी की बात हो रही है। यहाँ सीरीज है 29वें और साल में लिख दिया कि 21-22 के लिए ये अवार्ड है, ये अनिकेत चौधरी है जो सीनियर वर्ग में दिए जाने की इसकी घोषणा की गई है। अब मथुरादास माथुर अवार्ड है वो राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, 2 वर्ग में उसमें देते हैं, एक सीनियर वर्ग में, एक जूनियर वर्ग में। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सीनियर वर्ग की, जो अनिकेत चौधरी है उनको ये मिला है अवार्ड। क्लियर। अगला सवाल क्या है, निम्न में से किसे राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। लो, राजस्थान राज्य है, उसका निर्वाचन आयोग होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो किसे नियुक्त किए जाने की किया गया है अभी हाल ही में, पीएस मेहरा साहब को, मधुकर गुप्ता, सी राजीव कुमार या फिर हर्ष मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा अपना मधुकर गुप्ता, ये राजस्थान के हाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। पैंथर रेस्क्यू सेंटर है पहला, ये कहाँ, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, मरुधरा बीकानेर, माचा सफारी जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सज्जनगढ़ उदयपुर, जो बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ पर अपना पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो जो राज्य का पहला ही है वो स्थापित किया गया है। अगला सवाल क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर निम्न में कौन सा है। यहाँ बात किसकी चली है, 22 की, क्योंकि अभी डेटा आया 22 के। 23 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है उसके लिए जो सर्वे है वो चल रहा है फिलहाल में। तो आपसे पूछेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे जो स्वच्छ शहर है वो कौन सा है, सूरत, नवी मुंबई, इंदौर या पंचगनी। तो इसका राइट आंसर होगा अपना इंदौर, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है। ये अपने करंट अफेयर के जो सवाल थे वो है, जिसमें आप मान के चलो मिनिमम आपके 7-8 हो सकता है 10 सवाल तक आपके करंट अफेयर के है। इसके अलावा आपका नगर पालिका वाला पार्ट बी है, उसमें कुछ योजनाएं दे रखी है, योजनाएं दे नहीं रखी क्लियर, उसमें सिलेबस में आपके नाम दे रखा है किन किन योजनाओं से आपके सवाल आएंगे। तो उन योजनाओं से संबंधित सवाल मान के चलो 4 या 5 सवाल आपके पक्के आने हैं। ठीक है, मिनिमम 4 या 5। अब इसी तरीके से मैंने सवाल बनाए हैं 4 या 5 सवाल आपके लिए। पहला है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत निम्न में कब की गई थी। मैंने पहले भी बोली, अगर आपको थोड़ा देखना है कि मेरे को 5 या 7 सवाल योजनाओं से गलत नहीं करने हैं तो आपको फुल उस पर रिसर्च करना होगा। कोई भी योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है, उसकी शुरुआत कब से की गई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्लस उसका जो नोडल विभाग है, यहाँ से केंद्र सरकार की है तो कोई नोडल मंत्रालय वो क्या है, उसके टारगेट क्या है, ये सब देखना है। तो आगे आने वाले पेपर जो भी होंगे, एक पेपर है ये तो आपका डिस्कशन हो ही रहा है, 4 पेपर अभी आपके और बच रहे हैं क्योंकि फुल लेंथ पेपर है ये। अब 4 पेपर में ट्राई करेंगे हम कि आपकी सारी योजनाएं हैं उनसे संबंधित रिलेटेड जो भी सवाल आपको आरपीएससी में आ सकते हैं वो सब इनमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है, देखो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी, 20 अगस्त 20
20 अगस्त 2021, 20 अगस्त 2022 या 20 अगस्त 2019? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 20 अगस्त 2020। यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि इन योजनाओं से संबंधित पूरी डिटेल में पढ़ना है तो पहल अकेडमी पे इन योजनाओं से संबंधित एक वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा, जहां आपको 7 या 8 योजनाएं जो है वो सब वहां डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कोई भी भूखा ना सोए नारे के साथ राज्य सरकार की योजना है। शुरुआत 20 अगस्त 2020 से हुई थी इसकी। क्लियर? हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? हाउसिंग फॉर ऑल, है ना, केंद्र सरकार की योजना है पीएम आवास योजना, जिसमें ये बोला है कब तक आपको सबको आवास दिया जाएगा। तो 2024, 2025, 2023 या 2030, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 2024 तक हम सबको आवास उपलब्ध करवाएंगे। अगला सवाल, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? शुरुआत कहाँ से हुई थी? अभी बहुत नई योजना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार की मनरेगा योजना है, उसी की तर्ज पर इसको शुरू किया गया। राजस्थान पहला राज्य है जो इस तरीके की योजना है उसकी शुरुआत की गई है, ताकि शहरी क्षेत्र में भी रोजगार है उसकी गारंटी दी जा सके। तो शुरुआत कहाँ हुई है? ए सूरतगढ़ गंगानगर, दूदू जयपुर, खानिया की बावड़ी जयपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका खानिया की बावड़ी जयपुर से इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसकी शुरुआत हुई है। उसके यहाँ बजट में इसमें क्या प्रावधान किए गए, कितने दिनों का इसके तहत रोजगार मिला है, नया बजट आया है, उसमें कुछ और क्या इसमें ऐड किया गया है, सब चीजें आपको उस वीडियो में अवेलेबल है, वहां आप इसको अच्छे से देख लेना। अगला सवाल है, अमृत मिशन के तहत राजस्थान अमृत मिशन है, उसके तहत राजस्थान के कितने शहर हैं उनको शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है जिसमें राजस्थान के शहर 22, 25, सी 29, 30 डी। इसका राइट आंसर है राजस्थान के 29 शहर हैं इसके तहत वो जो शामिल किए गए हैं। अगला सवाल योजना से संबंधित है, वो है हृदय योजना। इसके तहत राजस्थान का कौन सा एकमात्र शहर है जो शामिल है? हृदय योजना के तहत कौन सा है जो शहर है पूरे? तो अलवर, अजमेर, जयपुर या बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है अजमेर शहर है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी केंद्र सरकार की योजना है, जो भी पुरातात्विक या इस तरीके की है जो हेरिटेज सिटीज है उनका पुनर्निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अजमेर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है अपना वो है सवाल है वो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना। इसके तहत पात्र व्यक्ति को कौशल प्रशिक्षण या प्लेसमेंट हेतु कितने रुपए की सहायता राशि है वो उपलब्ध करवाई जाएगी? ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। 12,000 रुपए की, 15,000, 18,000 या 20,000। इसका राइट आंसर है दोस्तों 15,000 रुपए तक की राशि है, ताकि उनका कौशल प्रशिक्षण है वो किया जा सके। नाम से पता चला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, है ना। तो इसके तहत 15,000 रुपए की राशि उनको उपलब्ध करवाई जाती है। अगला सवाल क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कोरोना काल में राज्य सरकार की योजना थी, ताकि स्ट्रीट वेंडर या छोटे ऐसे उद्योग ताकि उनको बचाया जा सके। तो इसके तहत कितने रुपए तक की राज्य सरकार ने ये की कि ब्याज मुक्त ऋण सहायताएं आपको उपलब्ध करवाई जाएगी? 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 या 1,20,000। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 50,000। ठीक है, ये हो गए अपने राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर से संबंधित जो भी सवाल पेपर में पूछे गए थे वो, और करंट अफेयर से और कुछ योजनाओं से संबंधित सवाल थे वो किए। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो भी सवाल पेपर में है वो अजय सर आपको डिस्कशन करवाएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो अभी आपने देखे जो अपने ERO का जो पेपर फर्स्ट हुआ पहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, उसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे टेस्ट पेपर में, उनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
तो देखो जो अपने पेपर में पहला क्वेश्चन था इससे रिलेटेड वो था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको इनको पढ़ना है और क्या पूछा है इनमें कि नीचे दिए गए कूट के सहयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है और कौन सा ऑप्शन इनमें गलत है। तो पहला ऑप्शन अपन पढ़ते हैं, अरावली मरुस्थल के पश्चिमी विस्तार को रोकती है। ठीक है, मतलब अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड स्टेटमेंट है कि यह मरुस्थल के पश्चिमी विस्तार को रोकती है। दूसरा ऑप्शन पढ़ो एक बार, अरावली खनिजों से संपन्न है, सही बात है। तीसरा पढ़ो, राजस्थान में वर्षा वितरण अरावली से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। ठीक है, तो जो अपने मैक्सिमम जो नदियां हैं वो बारिश पे डिपेंड करती है, तो अरावली से उनका उद्गम होता है। तो वापस अपन आते हैं पहले ऑप्शन पे, अरावली मरुस्थल के पश्चिमी विस्तार को रोकता है। ये पश्चिमी नहीं, मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी दिया हुआ है, छोटा सा है, लेकिन आपको ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक है, अरावली खनिजों से संपन्न है, सही बात है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो वैसे तो देखो अब सेकंड आपका सही है और फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन पे आ जाओ एक बार। तो जहां फर्स्ट दे रखा है सही वो ऑप्शन हटा देंगे अपन। तो जैसे ए में दे रखा है 1 2 3 सही है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, तो ये ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। फिर आते हैं जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो सारे भी सही नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन अपन ने देखा गलत है। फिर अपन ने देखा अरावली खनिजों से संपन्न है, सही बात है, तो दूसरा सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक है, एलिमिनेशन मेथड से आप एक क्वेश्चन बहुत आसानी से और जल्दी सही कर सकते हो, भले ही आपको चारों ऑप्शन के आंसर पता ना हो। फिर अगला क्वेश्चन अपन देखें, अरावली पर्वतमाला की भी थोड़ी सी अगर मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूं तो देखो राजस्थान के जो अगर बात करें मैप की तो साउथ वेस्ट से, कौन सी दिशा से, दक्षिणी पश्चिमी से लेके उत्तरी पूर्वी तक ऐसे फैला हुआ है अरावली, जिसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। टोटल कितनी है? 692। उसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में से गुजरती है अरावली पर्वतमाला, जो कि लगभग 79.48%, लगभग 80% राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और अगर इसकी इंपोर्टेंस देखें तो देखो जो अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसकी हवा इसके पैरेलल गुजर जाती है, तो इस कारण से उससे हमारे यहाँ बरसात काफी कम होती है। दूसरा, इसके पश्चिम में जो मरुस्थल है अपना, उसके पूर्वी विस्तार को अरावली पर्वतमाला रोकती है। ठीक है, खनिजों की बात करें तो काफी संपन्न है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अरावली पर्वतमाला का महत्व और विस्तार। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो अगर आपने पहल एकेडमी के देखो नोट्स आपको अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ज्योग्राफी के भी नोट्स हैं, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस का पूरा पार्ट मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो देखो 56 के मैदान की अगर हम बात करें ना तो यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो इसका तो देखो सीधा आंसर हो गया दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग में भी इसकी विशेषता क्या है कि जो माही नदी है, माही नदी के बेसिन में 56 नदी नालों का निर्माण होता है, उस मैदान को 56 का मैदान कहते हैं, जो कि मुख्यतया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो अगर आप अभी जयपुर के आसपास हो या आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में काफी बारिश हुई है, कल भी बारिश हो रही थी जयपुर में, तो उसका कारण अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो है नहीं, क्योंकि वो तो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। तो ये जो शीतकाल में बारिश होती है, जिसको राजस्थान में अपन क्या कहते हैं? मावठ। क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। आप सबको पता होगा ये बात तो। ठीक है, मावठ कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि मावठ किन कारणों से होती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नहीं, क्योंकि ये तो ग्रीष्मकालीन मानसून है जो हिंद महासागर से आता है। उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं, इससे जो भारत का पूर्वी घाट है उस पर बारिश होती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से, बिल्कुल सही। पश्चिमी विक्षोभ है देखो जो भूमध्य सागर है और जो कैस्पियन सी है, वहां से सर्दियों में क्या होता है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर
और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर तापमान कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। अब सोचो अपने यहाँ सर्दियां हैं तो भूमध्य सागर तो और भी जो उत्तर पश्चिम की दिशा है भारत से वहां पे है, तो वहां ऑलरेडी ठंड होगी। ठंड होगी तो मतलब टेम्परेचर क्या है? लो है। टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या होगा? वहां पे हाई होगा। प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। कहां पे? भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में। अब उसकी भी बात करें और जो उत्तरी भाग है, ठीक है, जो आर्कटिक पार्ट है उसकी तुलना में क्या देखेंगे अपन कि जो आर्कटिक महासागर है उधर ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव है उसकी तुलना में वो थोड़ा गर्म होगा, हाई प्रेशर है वहां पे। तो वहां पे जो हवाएं जब नमी लेकर ऊपर उड़ती है और वो वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ पवने, क्या कहते हैं वेस्टर्लीज को? पछुआ पवने, इनके संपर्क में वो आती है। अब आपको पता है हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। कहां पे बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो देखो ये मान लो ये भारत का मैप है, यहाँ पे कैस्पियन सी और ये सब है। यहाँ से जैसे ही वो जो वेस्टर्लीज है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है, कौन सी? वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उसके संपर्क में जब ये आर्द्रता या नमी युक्त हवाएं उसके संपर्क में आती है तो वो तेजी से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। अब वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहेगी तो उत्तर में अपने क्या है? हिमालय है। हिमालय से वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। हिमालय से क्या होता है? वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि जो भारत का उत्तरी भाग है, खासकर जैसे पंजाब, राजस्थान का उत्तरी भाग या हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह, तो वहां पे तो देखो उत्तर में तो होगी बर्फबारी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में होगी मावठ, जो कि सर्दियों में बारिश होती है। तो जो शीतकाल में होने वाली वर्षा है वो किस कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। कारण मैंने आपको पूरा समझा दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन देखो भीलवाड़ा और अजमेर, दूसरा जयपुर और दौसा, तीसरा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और चौथा ऑप्शन आपका बारा और झालावाड़। तो जो लाल लोम मृदा है, रेड लोम सोइल है, वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। तो जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला एरिया है वहां पे इस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके टेस्ट पेपर का, ध्यान से देखना। आलनिया, बनास, काली सिंध, पार्वती और बामनी नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तो पता है अपन को कि ये नदियां हैं, पढ़ा हुआ है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है राजस्थान का तो आपको पता है नदियां हैं। सहायक नदियां किसकी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन खारी, तो खारी खुद अब लूनी नदी की सहायक नदी है, छोटी सी नदी है। दूसरा देखते हैं साबरमती, ठीक है। तीसरा है माही, चौथा है चंबल। तो जो आलनिया, बनास, काली सिंध, पार्वती और बामनी नदियां जो सहायक नदी है, सही उत्तर हो जाएगा इसका चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। बात करते हैं इसके उद्गम की, तो मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान है, इंदौर से थोड़ा दूर है, वहां पे पहाड़ियां हैं, जनापाव की पहाड़ियां। कौन सी? जनापाव की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद ये चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ नाम की जगह से राजस्थान में एंटर होती है। उसके बाद वहीं पे एक चूलिया जलप्रपात बनाती है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद आगे आती हुई ये उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पे जाके यमुना में मिल जाती है। तो चंबल भी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की, जो कि आगे जाके गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये सब जो नदियां हैं किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, याद रखना आप ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? ये अपना एक सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसका एक कार्यक्रम है जो झीलें जिनको काफी ज्यादा, जैसे या तो वहां पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, या सूखने के कगार पे है, ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए चलाया गया। ठीक है, कब चलाया गया मैं बता देता हूं आपको, 2001 में। कब चलाया गया ये? 2001 में। तो राजस्थान में इसके अंडर में जो झीलें आती है, एक बार ऑप्शन देख लो इस क्वेश्चन के। स्वरूप सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद और पचपदरा। तो देखो इनमें से तो जो सही ऑप्शन है वो है पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। कहां पे है? उदयपुर में है। इसके अलावा उदयपुर में एक झील और है,
फतेह सागर। ठीक है, तो पिछोला एक हो गया, फतेह सागर दूसरा। तीसरा अजमेर का पुष्कर सरोवर, तो पुष्कर, और अजमेर की आना सागर, कौन सी? आना सागर। कितनी हो गई? 4 हो गई। 5वीं है जयपुर का जल महल या मानसागर। जल महल या मानसागर जो झील है, आप सबको पता है, आमेर की तरफ अगर आप कभी गए हो तो वहां पे 5। और एक और झील जिसका जो फंड है वो राज्य सरकार की ओर से पास किया गया, वो है माउंट आबू की नक्की झील। तो 6 झीलें हो गई। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप याद रखना कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान से कौन कौन सी झीलें हैं। तो देखो, जयपुर से जल महल या मानसागर, ठीक है, फिर उसके बाद अजमेर से 2 आना सागर और पुष्कर, उदयपुर से 2 फिचोला और फतेह सागर, और माउंट आबू की नक्की झील। आप प्लीज ये याद रखना, काफी बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जिनमें से नक्की झील का फंड कहां से पास होता है? राज्य सरकार की तरफ से। माही बजाज सागर परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान की विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहल एकेडमी के चैनल पे जाइए यूट्यूब पे, वहां पे आपको जो मैराथन क्लासेज है हर एक सब्जेक्ट की अवेलेबल है, उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है। वहां पे इन सब क्वेश्चंस को आप देख लोगे एक बार, तो हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन ए है राजस्थान और गुजरात। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? माही बजाज सागर परियोजना की। ऑप्शन बी है आपका राजस्थान और पंजाब। ऑप्शन सी है राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा माही बजाज सागर परियोजना के लिए राजस्थान और गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात। यह एक 1966 में समझौता हुआ था राजस्थान और गुजरात के मध्य, उसके अंतर्गत बनाई गई परियोजना है। अगर बात करें, देखो बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेता है कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी का अनुपात की अगर बात करें तो राजस्थान का तो हिस्सा है इसमें 45% या 45%। बचा हुआ किसका है? गुजरात का, जो कि है 55% या 55%। आप जरूर याद रखना, ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? माही बजाज सागर की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सावन भादो पेयजल परियोजना, कौन सी? सावन भादो पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए देखो झालावाड़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बूंदी, और ऑप्शन डी बारा। तो सही उत्तर देखो इस सावन भादो का तो हो जाएगा कोटा। जो सावन भादो जो परियोजना है आपकी पेयजल परियोजना, वो कोटा जिले से संबंधित है। कुछ और परियोजनाएं जो बाकी के 3 ऑप्शन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। झालावाड़ की एक परियोजना है गागरीन। क्या है? गागरीन। काफी बार पूछा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। कोटा की हो गई सावन भादो, और एक और है तकली। कौन सी है एक और? तकली। बूंदी की है एक गरदड़ा। ठीक है, गरदड़ा कहां की परियोजना है? बूंदी। और बारा की है परवन। बारा की है परवन। तो ये आप याद रखना। देखा, 4 ऑप्शन के साथ आपको 4 परियोजनाएं भी याद हो गई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो सबसे पहले तो बांस को क्या कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना। कहां पाया जाता है? तो देखते हैं, प्रतापगढ़, बारा, उदयपुर और अलवर। तो देखो वैसे तो ना मुख्यतया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मुख्यतः, क्योंकि बांस ऐसी फसल है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह उदयपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उदयपुर में। और अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें अपन, तो उदयपुर ही सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखता है राजस्थान में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कौन सा जिला रखता है? उदयपुर। सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो वो रखता है चूरू। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, तो वो होता है चूरू। अगर आपसे पूछ ले कि वनों के भौगोलिक प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं, तो आरपीएससी RAS 2021 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका सही आंसर होता है जोधपुर। किस दृष्टि से बताया मैंने? जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके प्रतिशत की दृष्टि से। क्या आ जाएगा सही आंसर? जोधपुर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में
ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है? ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूट्यूब चैनल पे जाओ, वीडियो देखोगे वहां आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी चूरू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो, ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये काफी फेमस है, काले हिरण। और पक्षियों के लिए भी ये काफी फेमस है, पक्षी भी यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो उसके लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मक्का का उत्पादन निम्न में से किन जिलों में होता है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखो होता क्या है, थोड़ा थोड़ा फसल तो हर कहीं, जैसे गेहूं की भी बात करेंगे ना तो पूरे राजस्थान में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं होती है, बाजरे की भी बात करेंगे ना तो होती है, मुख्यतया पूछ रहे हैं ना। तो पहला ऑप्शन सिरोही, जालोर, बाड़मेर। तो देखो अगर आपको मक्के की फसल की जो खास बात है कि किस प्रकार की इसको भौगोलिक दशाएं चाहिए होती है, कितनी बारिश चाहिए होती है, कि कैसी प्रकार की मृदा चाहिए होती है, अगर आपको ये पता होगा ना तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दिमाग लगाने की ज्यादा। तो ऑब्वियस बात है, बाड़मेर में तो वैसे भी रेतीली मिट्टी होती है, वहां पे मक्के की खेती संभव है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर आओ अलवर, भरतपुर और उदयपुर। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और झुंझुनू, अजमेर और टोंक। तो जो मक्के की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ भौगोलिक दशाएं हैं वो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में काफी अच्छी दशाएं पाई जाती है। तो जो मक्के का उत्पादन होता है वो मुख्यतया राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी बाड़मेर। देखो इसका तो सही आंसर है सीकर। जो लेटेस्ट जो यूरेनियम के भंडार राजस्थान में मिले वो सीकर का एक क्षेत्र है, खंडेला क्षेत्र। कौन सा? खंडेला क्षेत्र। वहां पे आप देखोगे तो यूरेनियम के भंडार लेटेस्ट मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान में यूरेनियम के भंडार और कहां पाए जाते हैं तो वो मैं बता देता हूं, उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में भी यूरेनियम के आपको भंडार देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जचाइए या जमाइए। ठीक है, तो अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटता, ठीक है, ज्यादा से कम की ओर। अवरोही, आरोही होता है कम से ज्यादा की ओर। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे लोगों को, वो बहुत बार अवरोही को आरोही और आरोही को अवरोही समझ लेते हैं। ठीक है, तो अवरोही का मतलब ज्यादा जनसंख्या वाले से कम जनसंख्या वाले जिलों में अपन को इनको अरेंज करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, देखो जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर, और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो अगर आपने जो भारत की जनगणना 2011 है और राजस्थान की जनगणना 2011 अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो जयपुर जिले की है। तो पहला तो आपका आएगा जयपुर, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। अब 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जयपुर। अगर आपको इसके बाद अगला जिला एक और पता है तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जो कि है दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या है जोधपुर जिले की। किसकी है? जोधपुर जिले की। तीसरे नंबर पे आएगा अलवर और चौथे पे नागौर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर से जनसंख्या से है, जनगणना से क्वेश्चन है, सेंसस से क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नगरीय जनसंख्या मतलब जो शहरी क्षेत्र में निवास करती है। भाई एक तो ग्रामीण क्षेत्र होता है, एक शहरी क्षेत्र होता है, रूरल और अर्बन। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर आपने पॉपुलेशन पढ़ा है या जो पहले एकेडमी के चैनल पे ज्योग्राफी की मैराथन क्लासेज वो देखी है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो प्रतिशत देख लेते हैं, रूरल यानी कि ग्रामीण और अर्बन यानी कि शहरी। देख लेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 24%, सेकंड है 25.5, थर्ड है 24.9 और फोर्थ है 25.7। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा देखो 24.9। ठीक है, क्या है इसका सही उत्तर? जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान में वो कितना है? 24.9। ग्रामीण कितना बच जाएगा? 75.1। कितना? 75.1 तो है ग्रामीण जनसंख्या और 24.9 है आपकी
शहरी जनसंख्या, ये याद रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी झुंझुनू और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटा। ऑप्शन ए कोटा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर आपसे पूछ लेता ना यहाँ पे पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है, तो वो है आपके झुंझुनू की, ठीक है। किस जिले की है? झुंझुनू की। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जनसंख्या वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आएंगे। अब आता है, देखो आपके क्वेश्चन आ गया खनिजों से, जो राजस्थान के खनिज है वहां से क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़ो। झामर कोटड़ा, पहले तो पता होना चाहिए झामर कोटड़ा कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। किसके उत्पादन के लिए विख्यात है ना? विख्यात है, प्रसिद्ध है, कुख्यात नहीं। तो पहला है फ्लोराइट, दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, तीसरा रॉक फास्फेट और चौथा है आपका जिप्सम ऑप्शन। तो अगर आपने पढ़ा है खनिजों को अच्छे से तो आपको पता होगा जो झामर कोटड़ा उदयपुर में जगह है वह है रॉक फास्फेट, जो एक खनिज होता है उसके लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? रॉक फास्फेट के लिए, ठीक है। फिर बात करें अपन अगला, सिरोही जिले का वाल्दा क्षेत्र निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है? तो देखो, पहला ऑप्शन अभ्रक, बी टंगस्टन, सी तांबा और डी सीसा और जस्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी टंगस्टन। जो सिरोही का वाल्दा क्षेत्र है वो टंगस्टन के उत्पादन के लिए फेमस है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर का गलियाकोट किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हस्त निर्मित कागज, मतलब हाथ से बनाया हुआ कागज। ऑप्शन बी ऊनी गलीचे, ऑप्शन सी कांच उद्योग और ऑप्शन डी रमकड़ा उद्योग। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमकड़ा उद्योग। मैं आपको बता देता हूँ रमकड़ा होता क्या है। एक पत्थर होता है, जैसे संगमरमर होता है, ग्रेनाइट होता है, उसी प्रकार एक पत्थर होता है घिया पत्थर। कौन सा? घिया पत्थर। तो जब उससे हाथ से खिलौने बनते हैं, जो हस्त निर्मित उस घिया पत्थर से खिलौने होते हैं, उसको अपन रमकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रमकड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मैं फिर से कहूंगा, पहले एकेडमी में अगर आपने ज्योग्राफी की वीडियो देखे हैं तो आपको यह भी पता होगा कि मेसा किसको कहते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। देखो मेसा एक पठार का प्रकार है। पठार आपको पता है, जैसे ये कोई समतल भूमि है तो इससे उच्च भूमि होती है वो एक पठार होता है, ठीक है। ये कोई पठार हो गया, ये पूरा एक प्लेटी हो गया, पठार हो गया। अगर यही पठार इससे थोड़ा सा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, देखो इरोजन होता है। इरोजन से अगर इसी में से थोड़ा सा भाग कट के एक ऐसे अलग से पठार हो जाता तो इसको अपन कह देते हैं मेसा। क्या कहते हैं इसको? मेसा। ये छोटा, बहुत ही छोटे जो क्षेत्रफल का पठार होता है। अगर इससे भी छोटा एक खंबा सा खड़ा हो तो उसको अपन कहते हैं बुटे। क्या कहते हैं? बुटे। तो ये आपका मेसा का पठार हो गया जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे जो आपके राजस्थान की राजनीति पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रितु मैम करवाएंगी, ठीक है। और आगे के टेस्ट भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आके पहले एकेडमी में ज्वाइन करें और जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आपने राजस्थान आर्ट कल्चर वाला हिस्ट्री वाला पोर्शन देख लिया, ज्योग्राफी का देख लिया। अब अपने जो राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं और उसके बाद में जो बी पार्ट वाला है नगर पालिका वाला उसकी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है?
और अपने पहले क्लास भी आपने देखी होगी, तो मैंने बताया था कि कुछ मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और बाकी है वो सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो भारत के या बाहर के हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से है जो केवल भारतीय नागरिकों को है। पहला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध। दूसरा, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। और तीसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब आपको अगर आर्टिकल याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि अपने पढ़ा था कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन से प्राप्त है, तो मैंने आपको बताया था 15, 16, 19, 29 और 30। इन आर्टिकल में जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सबको है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग वाला है, ये कौन सा आर्टिकल है, तो आपको पता है तो आर्टिकल है 15। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता कौन सा है, आर्टिकल 16। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा है, 21। अब 21 इसमें है नहीं है ना, तो आपका क्वेश्चन अपने आप हो गया कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, तो 15 और 16 यानी 1 और 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। 3 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21 है वो सभी को प्राप्त है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही क्रम है। ये प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनका क्रम पूछा है, किस हिसाब से दिया गया। अगर आपको पूरी प्रस्तावना पता है तो ये इसमें ऐसा है, कुछ नहीं है। पहला, प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। अब जैसा प्रस्तावना में लिखा गया है उसी रूप में आपको याद होना है। ठीक है, दिया तो ऐसा ही है, पांचों के पांचों हैं, चारों ऑप्शन में दिए हैं, इधर से उधर किए हुए हैं, पर अपने को पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, पहला अपने प्रस्तावना याद है तो पहली है प्रभुता संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ऐसा दिया हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे, पहले प्रभुता संपन्न है तो प्रभुता संपन्न, फिर समाजवाद दूसरे नंबर पे है तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो अब प्रभुता संपन्न तो सबको पता है, तो एक ऑप्शन तो सब में दिया हुआ है। अब आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक पहले है, पंथ निरपेक्ष है या समाजवादी। तो सारे जितने वर्ड दिए हुए ये है, इसके अलावा दूसरे और भी है, वो भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्रम में ये दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी पूछा है। ठीक है, पहले हम जब संविधान सभा पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं, पहले जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है तो एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, पर कई बार इजी है वो भी एग्जाम में आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होने चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको सही टिक लगाना है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई है, नवी अनुसूची जोड़ी है, सारी अनुसूची अपने की थी। नवी अनुसूची किसमें, 10वीं कब, 11वीं कब, सब अनुसूची देखी थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9 से लेकर 12 तक जोड़ी गई है। और नवी अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है। पहला, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है। दूसरा, वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित। अब अपने को पता है कि मौलिक कर्तव्य कब लागू हुए थे, मूल संविधान में थे, नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किस समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो इसमें क्या था, ये क्या थे, एक नैतिक कर्तव्य थे, इसको लागू करने के लिए कोई कानूनी या विधायी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, ये कानूनी कर्तव्य से संबंधित है क्या, नहीं, ये मौलिक नैतिक कर्तव्य है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर न तो 1 न ही 2 होगा।
भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है? एकदम इजी है। इस क्वेश्चन को देने का एक ही मकसद है कि आपको सारे भाग और कौन कौन से जो नीति निर्देशक है वो कहाँ है, मूल अधिकार कहाँ है, मौलिक कर्तव्य कहाँ है, संसद कहाँ है, ये सब पता होना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद देखिए तो 36 से 51, तो ये आपको पता होना चाहिए। संविधान के अनुसार भारत की संसद के अंग कौन कौन से हैं? संसद किन किन से मिलकर बनी है? तो संसद मिलकर बनी है आपकी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों अंगे। तो केवल 2 3, केवल 3, केवल 1 3 और या 1 2 3 तीनों हैं। तो अपना ऑप्शन तीनों सही है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनी होती है संसद। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये हम पढ़ते हैं। सीधा क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार स्टेटमेंट होता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको ध्यान में रखना है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 75 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। एक बार पॉलिटी वापस से रिवीजन करनी हो तो पीछे जो क्लास है या तो क्लास देख लेना, नहीं तो जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है आपकी टेलीग्राम चैनल पर, उसकी एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये आसान सवाल है, वो सारे हो जाएंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया? 91, 89, 99 और 100वां। ठीक है। एकदम ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल पास के होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में है तो ये आपका है 99 संविधान संशोधन अधिनियम। उसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाने के संबंध में एक संशोधन लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो आपको उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, शपथ किसके सामने लेता है, उन्हें हटाने की प्रोसेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में कहाँ प्रावधान किया गया है। तो यहाँ शपथ किसके सामने शपथ लेता है तो ये आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल के सामने लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का एक सलाहकार क्षेत्राधिकार है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय वाला कि कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 135 में है या अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 147 या अनुच्छेद 131। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 143 है, वो उच्चतम न्यायालय को एक सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ठीक है। निम्न में से सत्य कथन बताना है। राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन से संबंधित सभी शंका और विवादों की जांच और निर्णय भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ये सही है या गलत? दूसरा, राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने की दशा में उनके द्वारा पूर्व में किए गए निर्णय अवैध हो जाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितनी शंका है, जितने विवाद है, उसकी जांच निर्णय निर्वाचन आयोग नहीं करता बल्कि उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ये करता है। दूसरा, अगर राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होती है तो नियुक्ति अवैध होने से पहले उसने जितने भी कार्य किए वो सारे वैध रहेंगे, ना कि अवैध हो जाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 154, 155, 153 और 164। बिल्कुल पास के ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था क्लास जब की थी तब स्टार्ट से है, पहले में था कि एक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, उसकी योग्यता क्या होगी, कौन शपथ दिलवाएगा, क्या शक्तियां होंगी। तो राज्य यहाँ पूछा है कि राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 155 है आपका, अनुच्छेद 155। नेक्स्ट है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब वहाँ के राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार है? 4 बार लगाया गया है। तो जब आखिरी बार मतलब चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया उस टाइम यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक,
देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और वसंत राव। तो ये है आपका आंसर एम चन्ना रेड्डी। ठीक है, उस टाइम एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत है। निम्न में राजस्थान राज्य की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री हीरालाल देवपुरा और श्री बरकतुल्ला खां। तो सबसे कम अवधि का कार्यकाल अगर राज्यपाल का रहा है तो वो है श्री हीरालाल देवपुरा का, जिनका कार्यकाल केवल 16 दिन का रहा है। और हीरालाल देवपुरा एक मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे। तो ये याद रखना है, श्री हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं? कभी राजस्थान विपक्ष के नेता यदुनाथ सिंह, पूनम चंद बिश्नोई, परशुराम मदेरणा और शांति लाल। तो ये परशुराम मदेरणा है जो कभी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के इन चारों में रहे हैं, वो है परशुराम मदेरणा। ठीक है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्ति बतानी है। पहला, कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, पुलिस पर नियंत्रण रखना। तीसरा, विदेशियों के पारपत्र की जांच करना। और चौथा, भू राजस्व एकत्रित करना। ऑप्शन 1, 2, 4, 2, 3, 4 या 1, 3, 4 या 1, 2, 3। तो जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य है वो 1, 2, 3 है। भू राजस्व एकत्रित करना का कार्य वो एक राजस्व अधिकारी के रूप में करते हैं, ना कि जिला दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट के रूप में ये कार्य नहीं किए जाते। तो 1, 2 और 3 इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, प्रधान होता है, जिला प्रमुख होता है या परियोजना निदेशक होता है। तो ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष होगा आपका जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ये सारा क्वेश्चन है वो जो क्लास की है या जो नोट्स आपको मिले हैं उसमें सीधे के सीधे हैं, तो आप एक बार उनको रिवाइज जरूर करना। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सारे निवासी होते हैं, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी होते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार होते हैं या सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य होंगे मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, जो वोट देने का अधिकार रख रहे हैं वो सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारण किया जा सकता है? संस्थाओं में से है, संस्थाओं में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? ये तो अपने क्वेश्चन पेपर बनाने का एक ही मकसद है ताकि प्रैक्टिस हो सके। वैसे करना तो ये चाहिए कि आपको ओएमआर शीट पूरी है वो फिल करनी चाहिए, पूरा पेपर करके कितने नेगेटिव हो रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कितना भी इजी पेपर हो आपके फिर भी 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं, तो इस वो प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी अब ये संस्था राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य अधिकतम किस उम्र तक पद धारण के, संस्थाओं में से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? कौन उनकी नियुक्ति करता है? नियुक्ति समिति के सदस्य कौन हो सकते हैं? कार्यकाल क्या रहता है उनका? कब तक वो पद धारण करेंगे? क्या वो पुनर्नियुक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे ना। तो ये है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य है 70 वर्ष की उम्र तक अपना पद धारण करते हैं और कार्यकाल क्या होता है इनका 3 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले हो तब तक ये अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948, 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन होता है 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन आते हैं? राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं मंत्री, सचिव, राज्यपाल, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। सही विकल्प पूछा है। यहाँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है? या तो राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन आता है ये पूछ लेंगे, या राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन नहीं आता ये पूछ लेंगे। लोकायुक्त का कार्यकाल पूछ सकते हैं, नियुक्ति कौन कर सकता है और नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई जाती है उसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। तो ये सही विकल्प पूछा है, ये भी ध्यान में रखना है।
तो मंत्री, सचिव, राज्यपाल, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। अब राज्यपाल इसके दायरे में नहीं आते और लोकायुक्त की जांच के दायरे में राजस्थान में मुख्यमंत्री भी जांच के दायरे में नहीं आते। तो राज्यपाल नहीं है तो अब 3 ऑप्शन हटा दो, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, तो ऑप्शन आपका ये अपने आप सही हो गया। मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष है वो जांच के दायरे में आते हैं। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ, राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही बताना है। यह एक सांविधिक निकाय है, यह एक स्वायत्त शासित निकाय है, इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। सही कूट का चयन करना है तो केवल एक सही है क्या, तो सांविधिक निकाय, बिल्कुल विधि बना करके इसका गठन किया गया है, वो होता है सांविधिक निकाय। स्वायत्त शासित निकाय है, इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को ही होता है, तो ये होगा आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। किस निकाय का चुनाव है, किस निकाय का चुनाव है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और पंचायती राज। तो आपको पता है पंचायती राज जो चुनाव आयोग है उसका कार्य पंचायती राज और नगरीय जो स्थानीय निकाय है उनका चुनाव करवाना होता है। तो ये और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का है, भारत का चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिटी वाले है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अपने नगर पालिका वाला पोर्शन देखते हैं, जो बी पार्ट है नगर पालिका वाला, वो एक बार देख लेते हैं। यहां से स्टार्ट होंगे। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को कब अनुमोदित किया गया। सिलेबस में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, कब अनुमोदित किया ये पूछा है। 9 सितंबर 2009, 10 सितंबर 2009, 11 सितंबर 2009, 28 सितंबर 2009। इसका आपको ध्यान में रखना है, एक तो इसको प्रकाशन होता है 11 सितंबर 2009, तो यहाँ तो राइट आंसर होगा ये। अब कब प्रभावी होता है, कब लागू होता है राजस्थान में, अगर ये आ जाए तो वो होगा आपका 15 सितंबर 2009 है। सितंबर में ही 15 सितंबर 2009 को प्रभाव में आता है, 11 सितंबर 2009 को राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है। कब अनुमोदित हुआ, तो ये आगा 11 सितंबर 2009। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कितने अध्याय हैं, 16, 17, 19, 20। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसमें कुल 17 अध्याय है, 17 अध्याय है। आगे देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत किस धारा में नगर पालिका के परिसीमन का उल्लेख है। कौन से सेक्शन में परिसीमन का उल्लेख है। धारा 2, 1, 3 और 7। तो धारा 3 में नगर पालिका का परिसीमन है, भी किस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, किस क्षेत्र को हटाकर किस में शामिल किया जा सकता है। अगर उस क्षेत्र को हटाकर किसी नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो हटाया गया क्षेत्र है वो कोई पंचायत था या पहले नगर पालिका थी, तो उसके मेंबर है वो अब कहाँ के मेंबर बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है परिसीमन है, ये पूरा का उल्लेख है सेक्शन 3 में, आपके धारा 3 में बताया गया है परिसीमन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका के परिसीमन हो गया, बन गई परिसीम, मतलब नई नगर पालिका बन गई, या नगर पालिका से कुछ क्षेत्र हटा दिया, या 2 संक्रमणशील क्षेत्र है उनको एक करके एक नगर पालिका घोषित कर दी। अब उसके बाद में उस क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन की समय सीमा कितनी होगी, कितना टाइम में चुनाव करवाना जरूरी होगा। 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या 1 साल के भीतर। तो कोई भी चुनाव है वो 6 माह के भीतर करवाना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका में परिसीमन हेतु अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी कौन होगा। अंतिम अनुमोदन कौन करेगा, तो जिला प्रमुख, अधिशासी अधिकारी, जिला कलेक्टर या आयुक्त। तो अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी होगा जिला कलेक्टर होगा। ठीक है, जिला कलेक्टर होगा अंतिम अनुमोदन अधिकारी। नेक्स्ट, जब किसी गांव में सम्मिलित क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है उसको नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है,
तो इस क्षेत्र में निम्न में से क्या परिवर्तन हो जाएगा? पहले गांव था, अब उस गांव को नगरपालिका एरिया में ले लिया गया है, तो क्या चेंज होगा? वो क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें काम करना बंद कर देगी। ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन नहीं रहेगा। अब आपको उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। तो गांव था पहले, इसका मतलब वो किसी पंचायत था या पंचायत के अंडर में था, और तो अब वो नगर पालिका में शामिल हो गया है, तो वो गांव नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है ये बात, अब गांव नहीं रहेगा। दूसरा, इसी क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत काम करना बंद कर देगी, अब नगर पालिका काम करेगी ना, तो पंचायत काम नहीं करेगी। तीसरा, ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके एकदम सही है। और आपको नगर पालिका वाला पार्ट पढ़ना है तो उसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। आप उसके चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, चाहे PDF पढ़ सकते हो। एक बार उसका रिवीजन जरूर करना। पूरा नगर पालिका वाला पार्ट है और योजना भी है और तीनों जो नियम है वो भी है। इस टेस्ट पेपर में इसमें शायद पहले जो 50 सेक्शन है उन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट टेस्ट है उसमें पूरा कवर होगा, बाकी के 3 नियम है उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप आगे वाले पेपर है वो भी देखना, और इसको है पढ़ना है, एक बार रीडिंग लगानी है, या आपने कहीं और से कर रखा है कोई बात नहीं, वो भी एक बार आप देखना, आपको समझ आएगा। अच्छा मतलब समझाया हुआ है उसमें। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021। इसके अनुसार नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले कुछ व्यक्तियों को राज्य सरकार नाम निर्दिष्टित करती है, जिनकी संख्या नगर पालिका बोर्ड में कितनी होगी, परिषद में कितनी होगी और नगर निगम में कितनी होगी निर्धारित की गई है। अब आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 दिया गया है। 2021 में संशोधन करके और नाम निर्दिष्टित व्यक्तियों की संख्या है वो चेंज की थी। बोर्ड में कितने रहेंगे, नगर परिषद में कितने होंगे, नगर निगम में कितने होंगे, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो वो 5, 8, 9 है या 4, 6, 7 है या 5, 7, 8 है या 6, 8, 12 है। तो 6, 8, 12 याद रखनी है आपको। राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार कुछ व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, विशेष ज्ञान रखने वाले। उन मनोनीत व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो वो नगर पालिका बोर्ड में होगी 6, नगर पालिका परिषद में होगी 8 और नगर निगम में होंगे वो सदस्य 12। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसी में आगे सेम इसी का क्वेश्चन था दूसरा कि इसमें जो आपने नाम निर्दिष्टित किए 6, 8, 12, ठीक है, उनमें दिव्यांग व्यक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिकाओं में जो मनोनीत व्यक्ति है, नाम निर्दिष्टित व्यक्ति है, उनमें दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो कहा गया है कि कम से कम एक व्यक्ति है नगर पालिका बोर्ड, परिषद और निगम में, जो 6, 8, 12 व्यक्ति मनोनीत होंगे, उनमें प्रत्येक में एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति है वो दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा के तहत न्यूनतम वार्ड संख्या कितनी हो सकती है। तो लिखा है कि न्यूनतम वार्ड संख्या कह रही है 13, 16, 17, 20 कितनी हो सकती है। तो कम से कम 13 होनी चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकती है, कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नगरपालिका के सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने मनोनीत है वो पढ़ लिए अपने, नाम निर्दिष्टित है 6, 8, 12, उनमें एक एक दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए, वो भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या, नगरपालिका के सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के संबंध में असत्य कथन बताना है, सत्य नहीं असत्य कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है क्या है कि राज्य सरकार इन्हें किसी भी समय प्रत्याहित कर सकती है। ठीक है, ये नगरपालिका की बैठक में भाग ले सकते हैं, इन्हें बैठक में मतदान देने का अधिकार नहीं, इन्हें नगरपालिका प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। तो ये जो नाम निर्दिष्टित व्यक्ति है उनके संबंध में क्या बात कही गई है, तो आप याद रख लो यहाँ कि नाम निर्दिष्टित व्यक्ति को राज्य सरकार किसी भी समय हटा सकती है, वो नगरपालिका की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। और नाम निर्दिष्टित व्यक्ति कौन हो सकते हैं, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव होगा। तो ये चारों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। पूछा क्या है
पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है, कौन सा कथन, तो 1-2 सही नहीं है, या 2-3 सही नहीं है, या 2 और 4 सही नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चारों की चारों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में सही कथन बताइए। आरक्षित स्थानों के संबंध में सही कथन बताना है। तो आरक्षित स्थान क्या है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत उस क्षेत्र में SC ST की प्रतिशत के कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता हो। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से ज्यादा नहीं होना हो। प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगा। तो ये आपको देख के बताना है कि इसमें से आपका क्या सही है। तो पहला क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए, तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रतिशत के कुल जनसंख्या है उनके 50% से कम पड़ता हो। 50% है उसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कहे तो 21% हो सकता है, 21 से ज्यादा नहीं हो सकता। और कहीं कहीं नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या अगर 70% तक पहुंच जाती है तो वहां ये प्रावधान किया गया है कि वहां कम से कम एक स्थान तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हो। ठीक है, कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हो। तो ये आपके तीनों की तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आरक्षण का पूरा है वो ये पिछड़े वर्गों के लिए। और भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं तो सारा वापस से देखना एक बार, तो इससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 में नगरपालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा, यानी जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजन पूछा है। दूसरा, वार्डों का जो संख्याकन है वो नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा। ये प्रावधान किया गया कि जो संख्याकन शुरू करेंगे वो कोई भी नगरपालिका के वार्ड है उसका कोई स्थानीय क्षेत्र है ना, उसके उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा, वहां से संख्यांकन होकर और नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थान है वो क्या जनसंख्या के आधार पर वार्डों में बांटा जाएगा। तो निम्न में सत्य कथन है तो केवल एक सही है या दो सही है या एक और दो दोनों सही है या न एक न, तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कॉम्प्लेक्स में वाणिज्यिक उपयोग के मामले में 25 या ज्यादा इकाई शामिल होती है। आवासीय उपयोग के मामले में 10 या ज्यादा इकाई शामिल होती है। ये आपको बस पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में है वो कितने 25 या ज्यादा इकाई है और आवासीय में 10 या ज्यादा इकाई है। तो यहाँ तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपको एग्जाम में इससे उल्टा भी पूछ सकते हैं, आवास में 25 या अधिक पूछ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में आपको 10 या अधिक दे सकते हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में वाणिज्यिक उपयोग के मामले में 25 या ज्यादा इकाई शामिल होती है और आवासीय है उसमें 10 या ज्यादा इकाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, नगरीय निकाय और अध्यक्ष। स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही है आपके नगर परिषद है, एक नगर पालिका बोर्ड होगा, सबसे जो संक्रमणशील क्षेत्र है वो नगर पालिका बोर्ड होगा। लघुतर निकाय है वह नगर परिषद होगी और जो बृहत्तर क्षेत्र है वहाँ आपका नगर निगम होगा। 3 इकाई है, तीनों के अध्यक्ष कौन होंगे उनके नाम है। तो नगर परिषद का सभापति, नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष और नगर निगम का महापौर। तो इनमें सही सुमेलित है क्या, तो केवल एक सही है या एक और दो सही है या एक दो तीनों ही सही है, 2 और 3 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए नगर परिषद का सभापति होता है, बोर्ड का अध्यक्ष होता है और निगम का महापौर होता है, जो तीनों की तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार तीर्थयात्रियों की वास सुविधा हेतु, तीर्थयात्रियों की बसने वाले जहाँ रहने की सुविधा हेतु उपयोग में लिए जाने वाले भवन या सुए को क्या कहते थे। तीर्थयात्री आए हैं उनको ठहराने के लिए जो व्यवस्था की गई है उस भवन को क्या कहते थे, बासा, होटल, कॉम्प्लेक्स या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसको बासा कहा जाता है, बासा कहा गया है। ठीक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में किसकी स्थापना की जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है,
लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में विकास प्राधिकरण होगा, नगर पालिका बोर्ड होगा, नगर परिषद होगी या नगर निगम होगा। तो लघुत्तर क्षेत्र अभी बोला, जो संक्रमणशील क्षेत्र होगा यानी जो गांव है, गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र बनने की प्रोसेस में शहर और ग्राम के बीच का स्तर है, वहां तो होगा आपका नगर पालिका बोर्ड। लघुत्तर क्षेत्र होगा नगरीय क्षेत्र, वहां होगी आपकी नगर परिषद, और बृहत्तर क्षेत्र होगा वहां होगा आपका नगर निगम। यहाँ पूछा क्या है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में, तो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में होगी आपकी नगर परिषद। ठीक है, नगर परिषद। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आवश्यक अर्हता, आवश्यक योग्यता पर सही कथन पर विचार करना है। कौन सी योग्यता होनी चाहिए नगर पालिका सदस्य बनने के लिए? पहला, व्यक्ति द्वारा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, सही है। दूसरा, व्यक्ति के निवास स्थल पर स्वच्छ शौचालय हो। तीसरा, महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान के लिए महिला ही होनी अनिवार्य है। और नगर पालिका के किसी वार्ड में निर्वाचन उसका होना आवश्यक है, निर्वाचित होना चाहिए ना। तो यहाँ आपका 21 वर्ष बिल्कुल सही है। स्थानीय निकाय में चुनाव है तो 21 वर्ष की योग्यता है। बाकी लोकसभा विधानसभा में 25 साल, राज्यसभा विधान परिषद में 30 वर्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति में 35 वर्ष। तो यहाँ व्यक्ति द्वारा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी, ये सही है। दूसरा, ये स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। महिला के लिए आरक्षित सीट है, वहाँ महिला ही उम्मीदवार खड़ी हो सकती है, और महिला वहाँ नगर पालिका के किसी वार्ड से निर्वाचित होना जरूरी है। तो ये तीनों की तीनों योग्यताएं सही है। ठीक है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 14 के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्न में से कौन सी अयोग्यता निर्धारित है? निर्वाचक नामावली है, उसमें रजिस्ट्रीकरण करवाना है, धारा 14 में दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि ये अयोग्यता है, निर्धारित की गई है। भारत का नागरिक नहीं हो, अगर वह भारत का नागरिक नहीं हो तो अयोग्य ही होगा। विकृत या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो तो अयोग्य हुआ है। निर्वाचन के लिए विधि द्वारा भ्रष्टाचार या अन्य अपराध के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो। तो निम्न में से उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य, तीनों अयोग्यता है वो आपके निर्धारित की गई है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। नगरपालिका अधिनियम 2009 है, उसकी धारा 7 है। उसके अनुसार नगरीय निकाय की पदावधि कितनी निर्धारित की है? नगरीय निकाय की पदावधि कितनी हो सकती है? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल। तो नगरीय निकाय की पदावधि 5 वर्ष है। वहाँ एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है वहाँ नगरीय निकायों की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, कौन सी धारा के तहत? तो वो धारा याद रखनी है आपको, 7 के तहत। धारा 7 के तहत पदावधि निर्धारित की गई है 5 वर्ष। नगरपालिका अधिनियम 2009 कहता है कि अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संबंध में जनसंख्या का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? कौन सी जनसंख्या को माना गया है? एक विशेष स्थिति के आधार पर जनगणना होती है, उसको अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, पूर्ववर्ती जनगणना के अंतिम 2 वर्ष, उत्तरवर्ती जनगणना। तो जनगणना कौन सी होगी? अंतिम हुई है जस्ट उससे पहले वाली, चाहे वो 5 साल पहले है चाहे वो 10 साल पहले हुई है, तो वो होगी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना। ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करे जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के असहमति नोट की परख करता है और इसके बाद अंतरिम आदेश लागू करता है। ठीक है। नगरपालिका अध्यक्ष है वो, मतलब प्राधिकारी, जिला न्यायाधीश है, राज्य सरकार है या राज्य निर्वाचन आयोग है। मुख्य निर्वाचन नगरपालिका अधिकारी है, उसकी असहमति है, उसकी नोट की परख करेगा और अंतरिम आदेश लागू करेगा। तो अंतरिम आदेश लागू करने की अधिकारिता है राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट इसी से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49, जो ऊपर वाले 49 है, उसके संदर्भ में असहमति नोट मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्राप्त हो गया, उसकी परख कर ली, अंतरिम आदेश भी दे दिया। और वो किसने दिया ये हमने देख लिया, राज्य सरकार ने। अब पूछ रहे हैं कि असहमति नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतरिम आदेश पारित करवाना होगा? 45 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर या 30 दिन के भीतर? तो 30 दिन के भीतर उसे अंतरिम आदेश पारित करवाना जरूरी होगा। तो ये 30 दिन याद रखना।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक प्रवर्तित क्षेत्र में स्थापित जो नगर निगम बोर्ड है उसे क्या कहते हैं? निगमित निकाय है, वो कंपनी है, या सबको नगर निगम बोला जाता है, या नगर परिषद होता है? तो वो सभी निगमित निकाय मानी जाती है, निगमित निकाय है। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है 2009, उसकी धारा 3 के अनुसार अगर कोई क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहती है तो उसकी संपत्ति है, उसके अधिकार है, उसके दायित्व है, उसके प्रभाव है, वो किस में निहित हो जाएंगे? केंद्र सरकार में, जिला प्रमुख में, अधिशासी अधिकारी में, या राज्य सरकार में। अब अगर कोई क्षेत्र नगर पालिका नहीं है तो उसकी संपत्ति, अधिकार, दायित्व है वो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति है या पिछड़े वर्गों के लिए जो अध्यक्ष के पद का आरक्षण है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभावी रहेगा? अनुच्छेद 330 में, 332 में, 333 में, या अनुच्छेद 334 में? तो अनुच्छेद 334 में ये चाहिए अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 334 में की गई है। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? धारा 43 में किया गया है। ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब किसी उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर हो गई या उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम कर रहा है, यानी उपाध्यक्ष का पद है खाली, तब उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति में उपाध्यक्ष के काम का निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष या तो अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है या उपाध्यक्ष किसी वजह से छुट्टी पे है, तो उपाध्यक्ष का काम कौन करेगा? नगरपालिका का अधिकारी करेगा, राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति करेगा, नगरपालिका का वरिष्ठतम सदस्य करेगा, या जो पदस्थापित सदस्य नगरपालिका के बाकी सदस्य है उनके द्वारा किसी अन्य सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। तो उपाध्यक्ष के पद पर जो बाकी के सदस्य है वो किसी अन्य सदस्यों का निर्वाचन करके किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाएंगे, वो व्यक्ति उपाध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगरपालिका बोर्ड है, उसका अध्यक्ष है, मान लो उसको अपना त्यागपत्र देना है, तो त्यागपत्र किसे सौंपेगा? नगर परिषद के सीईओ को, उपसभापति को, संभागीय आयुक्त को, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को? तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष है वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपेगा, अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष के पद पर पदावधि समाप्त होने पर ऐसी रिक्ति होने से कितनी काल अवधि के भीतर निर्वाचन किया जाएगा? ठीक है। मान लो अध्यक्ष के पद पर पदावधि समाप्त हो गई, होने पर ऐसी रिक्ति होने पर कितनी काल अवधि के भीतर वापस चुनाव, अध्यक्ष का पद पुनः कितनी अवधि में भरा जाएगा? 3 माह, 6 माह, 1 साल या 2 साल? तो 6 माह के भीतर अध्यक्ष का पद है वो भरा जाएगा, वापस निर्वाचन किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होनी अनिवार्य है? नगरपालिका की एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बैठक होनी जरूरी है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 6 बार? तो एक कैलेंडर वर्ष में नगरपालिका की 6 बार बैठक होना अनिवार्य है। 6 बार याद रखना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा है जो प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष पद के प्रावधान करती है? अभी एक हर नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ये धारा 30, धारा 40, धारा 41 और धारा 43। तो धारा 43 में प्रावधान है कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में वार्ड के लिए मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वार्ड के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना है तो 14 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। मतदाता सूची में पंजीकृत होना है तो 18 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, उनके खिलाफ लाना है अविश्वास प्रस्ताव। तो कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? चुनाव हो गया, 5 साल के लिए चुनाव होता है, अब उनके खिलाफ कब तक है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता? तो 2 साल तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, उसके बाद लाया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपके हो गए 120 क्वेश्चन।
आप इनको अच्छे से देखिए और बाकी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो नोट्स है उनको एक बार ज़रूर देखना, उनको पढ़ना अच्छे से। बाकी के टेस्ट है वो अगर आपको मतलब ऑफलाइन ऐसे देना चाहिए कि OMR शीट भी आराम से भर के देख सकते हैं, 2 घंटे में पेपर कर सकते हैं। कितने गलत हो रहे हैं, ईजी से ईजी पेपर आ जाए तो फिर भी कितने गलत हो रहे हैं, तो वो अगर चेक करना है तो आप हर संडे आके टेस्ट यहाँ दे सकते हो। और बाकी यूट्यूब पे है, बाकी के टेस्ट भी करवाए जाएंगे, तो आप इन्हें देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच।